जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लगभग 4 पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 5वां पेपर रहेगा, और जो कि सेकंड शिफ्ट का है 18 अगस्त 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज इस प्रकार से पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट दिया गया आपको, कुछ हिम संकलन है वो क्या है, वर्षण है। तो कुछ हिम संकलन यानी यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकिए। कुछ हिम संकलन है वो क्या है, कुछ हिम संकलन वर्षण है। तो यहाँ पे H से हिम संकलन हो गया और ये क्या है, V से वर्षण हो गया। ठीक है। और कुछ परलय है वो हिम संकलन है, कुछ परलय है वो क्या है, हिम संकलन है। तो मैंने इस प्रकार से P से परलय बना दिया। और सभी हिम संकलन है वो क्या है, तूफान है। सारे के सारे हिम संकलन है वो क्या आ जाएंगे, तूफान आ जाएंगे। तो T से मैंने तूफान को बना दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, निष्कर्ष क्या बोल रहा है भी, कुछ तूफान है वो परलय है। कुछ तूफान क्या है, परलय है। तो यहाँ पे देखो भी कुछ तूफान है, टी से तूफान वो परलय है क्या, हाँ जी, परले वाले को काट रहा है। ये देखो पी परले वाले को काट रहा है। और कोई भी वर्षण है वो तूफान नहीं है, तो ये नेगेटिव के कारण है वो गलत हो गया। तो पहला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्यों नहीं हुआ सही, क्योंकि इसमें नेगेटिव दिया गया था। जब स्टेटमेंट है, जब कथन सारे के सारे पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो निष्कर्ष है वो उसका नेगेटिव नहीं निकल सकता, नकारात्मक नहीं आ सकता। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको भी। और 99 पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, वो सारे के सारे अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है भी, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे। तो नागालैंड आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। तो वो 1963 में पारित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी करंट अफेयर का है भी। ठीक है। और ये पढ़ लेते हैं भी। 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों के प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है। तो वो 10,000 रुपये हो जाएगी भी। ठीक है। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन है फिजिक्स का। 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयां समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है, तो तार ए की त्रिज्या और तार बी की त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। तो यहां पे देखिएगा प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर देखिएगा क्या होता है, आर बराबर होता है रो, यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता इंटू लंबाई बटा एरिया। और एरिया को अपन शो कर सकते हैं किससे, पाई आर स्क्वायर से। अब देखिएगा, अब यहां पे इसने क्या बोला है, ए का प्रतिरोध है वो बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है। मैंने मान लिया अभी बी का प्रतिरोध है वो क्या है, 1 है। तो ए का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ए 9 बराबर क्या हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हो, यानी ये बराबर है, अभी इसने बोल रखा है भी 9 गुने के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा 1:9, 1:9 हो जाएगा। अब अपने को क्या है, लंबाई समान है, तो लंबाई और प्रतिरोधकता है, इसका अपन को कोई भी लेना देना नहीं है।
ठीक है, अपने को क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे ये अपने को क्या है काम में लेना है। तो ए का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और बी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इसका रेशो कितना है, 1:9 है, 1:9 है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:3। तो यहाँ पे 1:3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 नंबर क्वेश्चन है भाई। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है ए क्या है और बी क्या है। ए क्या है और बी क्या है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र है। ठीक है, और इसमें आपको बताना है ए क्या है और बी क्या है। तो ए है वो मूत्र का निर्माण होता है, यहाँ पे क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। देन उसके बाद में और मूत्र को संग्रह करने के लिए ले जाया किसे जाता है, तो बी इस नलिका से ले जाया जाता है बी। ठीक है, तो बी है वो क्या है, मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाया जाता है, और ए से यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है। इट्स ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो सीजियम है वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले भी सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व होता है, और सीजियम है ये क्या है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, P और Q की आयु का योग है वो Q और R के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो R की आयु P से कितने वर्ष कम है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए P और Q की आयु का योग, मैंने P प्लस Q की आयु का योग है वो Q और R की आयु के योग से कितना अधिक, अभी 15 अधिक है। तो मैं यहाँ पे 15 अधिक किसकी है, इस वाली अधिक है, यानी इनकी क्या है 15 अधिक है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए मैं क्या कर दूं, इसको 15 और जोड़ दूं। भी P और Q की आयु का योग है वो Q और R की आयु के योग से 15 अधिक है, तो 15 मैंने इधर जोड़ दिया तो बराबर हो गया। अब क्या है, Q बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये R है, ये R है वो क्या है बराबर से दूसरी साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा P माइनस R, P माइनस R, तो ये हो जाएगा 15, P माइनस R क्या हो जाएगा 15। यानी इसने पूछा है भी R की आयु P से कितने वर्ष कम है, तो R की आयु है वो P से 15 वर्ष कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, ये एक समीकरण दे रखी है और इसमें परिणामी समीकरण क्या है ये आपको बताना है। क्या ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, या फिर एक घन समीकरण है, या फिर एक घन बहुपद है, या फिर एक द्विघात समीकरण है। देखो इस वाले को तो छोड़ना ही नहीं है, इस वाले को आपस में गुणा कर दो, तो x का x से गुणा किया तो ये हो जाएगा, यानी मैं पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 9 बराबर, अब x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया। अब x का -3 से गुणा किया तो ये -3x आ गया। उसके बाद में -2 का x से गुणा किया तो -2x आ गया, और -2 का -3 से गुणा किया तो +6 आ गया। अब देखिएगा ये बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का तो माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनने के लिए x के ऊपर है वो घात है वो 2 होना चाहिए। x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी ये क्या है द्विघात समीकरण बनेगी। तो ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec 3a माइनस में 50 डिग्री, जहां 4a और 3a न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, और a प्लस 75 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन sec और cosec में रिलेशन एक जानते हैं। क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि cosec 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो यही आइडेंटिटी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो
sec 4a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं cosec 90 डिग्री माइनस में 4a बराबर है, हमें दे रखा है cosec 3a माइनस में 50 डिग्री। ठीक है, हमने sec 4a को cosec में चेंज कर लिया। अब cosec से cosec हट जाएगा, यहां पे बचेगा 90 डिग्री माइनस में 4a बराबर 3a माइनस में 50 डिग्री। अब 4a को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस के 50 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में 50 डिग्री बराबर 3a प्लस 4a, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7a हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये जो रिजल्ट 50 और 90 140। a का मान कितना आएगा, 7 भाग में भेजेंगे तो 20 डिग्री आएगा a का मान। a का मान 20 डिग्री आ गया। हमें पूछा क्या है, a प्लस में 75 डिग्री, तो 75 में 20 जोड़ दो तो 20 प्लस 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था, तो ये सोनाली सिंह है, करंट अफेयर का है, अभी कोई काम आने वाला नहीं है अपने। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 12 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो एशियाई शेरों की आबादी है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट सिंबल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा, जिसमें क्या है, दो अभिकारक मिलेंगे और क्या है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये पहला वाला जो उदाहरण है ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अभी पहला वाला है ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक मिलकर के एकल अभिकर्मक है वो दो अलग अलग, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है, वो क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे दो अभिकारक है, ए और बी दो अभिकारक है, और यहाँ पे एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक अभिकारक है और वो क्या है, दो उत्पादों का निर्माण कर रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और ये यहाँ पे ए बी और ये सी डी, तो ये बन गया ए सी और ये बन गया बी डी, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, दो एलिमेंट का यहाँ पे विस्थापन हुआ तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, ये यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी भी। ठीक है, ये क्या है, 3 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया है, 2 नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया है, 1 नंबर में वियोजन अभिक्रिया है और 4 नंबर में संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिएगा आगे अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोलता है भी जड़ शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को दर्शाया जाता है। जो जड़ का शीर्ष भाग है, आगे का जो भाग होता है, उस भाग में जो विभाजन होता है, विभाजित होता है, उन विभाजित होने वाली कोशिकाओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक वृद्धि के द्वारा दर्शाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के द्वारा है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 नंबर में 14 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगला देखो, अभी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये करंट अफेयर का है। आगे चलो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। कई प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में अगर अपन ऐड करते हैं, संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको किसके तुल्य माना जाता है, तो उसको चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर माना जाता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर है वो उन प्रतिरोधों को माना जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी खिलौने, सभी है वो खिलौने क्या है,
प्लास्टिक है, सारे के सारे खिलौने किस में आ जाएंगे, पी से प्लास्टिक को दर्शाया मैंने, और सभी प्लास्टिक है वो डिस्पोजल में आ जाएंगे। तो सारे के सारे प्लास्टिक किस में आ जाएंगे, डिस्पोजल में आ जाएंगे। डिस्पोजल को डी से डिनोट कर दिया। और कुछ खिलौने हैं वो क्या है, फाइबर है, तो कुछ खिलौने किस में आ जाएंगे, फाइबर में आ जाएंगे। तो पी एच से मैंने फाइबर को दर्शा दिया। अब देखो कुछ फाइबर प्लास्टिक है क्या, यानी फाइबर वाला है वो प्लास्टिक को काट रहा है क्या, हाँ जी काट रहा है, एकदम से ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी कुछ डिस्पोजल फाइबर है क्या, कुछ डिस्पोजल है वो फाइबर है क्या, तो डिस्पोजल वाले को भी काट रहा है, एकदम सही है। अगला देखो कोई भी फाइबर है वो डिस्पोजल नहीं है, तो ये नेगेटिव आ गया, ये निष्कर्ष है वो नेगेटिव आ गया। और हमारे पास में कथन है वो सारे के सारे सकारात्मक है, और ये निष्कर्ष नकारात्मक आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो वो आर्टिकल 21 यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में क्या होता है, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप। अब बाह्य कोण की माप अपन कहां से लेके आएंगे, तो आप याद रखना अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण का योग कितना होता है, भी योग होता है 180 डिग्री, यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। तो अपने को क्या है, अंतःकोण का मान दिया गया है 135 है, तो 180 में से 135 आप निकाल दोगे तो आपके पास में पीछे बचेगा 45। तो 45 क्या आ गया, आपके बाह्य कोण का माप आ गया। तो 360 डिग्री अपॉन में 45, तो 45 एकम 45 और 45 8 होते हैं 360, तो यहाँ पे 8 भुजा आ जाएगी उनकी। एक समबहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो आपके सामने 135 डिग्री है, तो यहाँ पे उनके भुजाओं की संख्या है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, ये आप इसका फॉर्मूला याद रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने आता है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमने अर्थशास्त्र है वो पढ़ा था, उसमें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है वो क्या आता है, कृषि आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र उसमें क्या आता है, कृषि आता है, कृषि है। ठीक है, खनिज आ गया, और मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, मुर्गा पालन है, ये आते हैं। तो उसमें ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये जीडीपी में 17% योगदान देता है भी। ठीक है, और इसमें रोजगार है, इसने 51% कैंडिडेट को रोजगार दे रखा है, और जीडीपी में ये योगदान कितना दे रहा है, तो 17% दे रहा है। द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें क्या है, कृषि आता है भी। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे बोलते हैं, तो वो कृषि को बोला जाता है। द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें क्या है, ये जीडीपी में 29% योगदान देता है, और तृतीयक क्षेत्र है ये जीडीपी में 54% योगदान देता है। इसमें द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आ जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, और विद्युत है, और जल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में तृतीयक क्षेत्र में है वो 54% योगदान देता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है वो आपका जैसे शिक्षा आ गई, बैंकिंग आ गई, तो ये इसमें आते हैं। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट 21 नंबर आपके सामने है। 21 नंबर है कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं,
एफ और यू के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति हैं, और एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। एच और यू के बीच में, एच और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं भी, तो ये 9 व्यक्ति हैं। ई और एच के बीच में कितने हैं, ई और एच के बीच में 12 व्यक्ति हैं, और ई दाएं सिरे पर बैठा है, ये क्या है, दाएं सिरे पर बैठा है। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, एच है वो बाएं सिरे से कौन से स्थान पर है, बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, एच है वो बाएं सिरे से 19वें पे है, और एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति बताने हैं। तो एक कैंडिडेट के हमें दोनों साइड पता है, तो दोनों को जोड़ दो और माइनस कर दो 1। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 2 1 और 1 2 और 1 3, तो 32, 33 में से 1 घटाओगे तो 32 आ जाएगा। तो दोनों हमें एक ही कैंडिडेट की दोनों साइड पता है, तो दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे 1, तो टोटल व्यक्ति आ जाएंगे भी। ठीक है, आगे देखो भी, ये क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जब हाइड्रोजन यानी H2 को क्या किया जाता है, O2 के साथ जोड़ा जाता है, ये पूछा है इसने। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है, तो ये जो रिएक्शन बनती है, तो ये जो बनता है क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, जो कि अपन पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से 2 से ये अब संतुलित हो गई हुई। ठीक है, जब क्या है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है, यानी इसमें क्या है, दो अभिकर्मक है, और क्या है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और जस्ट इसका उल्टा है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका करंट अफेयर का आ जाता है। और उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि मूल ज्ञात कीजिए। पहले इसके आप द्विघात समीकरण बनाओगे, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद में इसके मूल आप देखोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे x से x कट गया, कितना बच गया, तो 6, और वो भी बच गया x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, माइनस का निशान। उसके बाद में x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2x, और ये आ गया x माइनस 2। इट्स ओके। उसके बाद में x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस 1, और यहाँ पे आ गया x, और अपने पास में x माइनस 1 आ गया। अब बराबर 0 है। अब ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 0 के गुणा में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 के गुणा में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब तो अपन इसको 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मल्टीपल कराओ भी, 6 है। अब x का पहले इस ब्रैकेट वाले का करवा लो, x का x से गुणा करवाया तो x की स्क्वायर, x का माइनस 2 से करवाया तो 2x, और माइनस 1 का x से करवाया तो माइनस x, और माइनस 1 का माइनस 2 से करवाया तो प्लस 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में 2 का x से करवाओगे तो 2x हो जाएगा। अब इस 2x का क्या करवाओगे, इस x से करवाओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 2x है तो इसको करवाओगे तो ये हो जाएगा 4x, यानी माइनस 2x का माइनस 2 से करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपने पास में 4x हो जाएगा। अब माइनस, उसके बाद में इस x का इस x के साथ गुणा करवाओगे तो x की स्क्वायर, और इस x का 1 के साथ करवाओगे तो माइनस x हो जाएगा। अब देखिएगा, इस 6 का इसके साथ करवाओ, 6x की स्क्वायर, माइनस में 6 2 12x, माइनस में 6x, और प्लस में 12। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में
4x, इस माइनस का अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अब देखिएगा अपने पास में 6x ये रहे, और उसके बाद में ये माइनस के 2x हैं और ये माइनस का x है, तो माइनस के कितने हो गए, 3x हो गए। माइनस के 3x और प्लस के 6x है, तो अपने पास में प्लस के 3x बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस का 12x है, माइनस का 12x और माइनस का 6x है, तो माइनस का कितने हो गया, 18x हो गया, माइनस का 18x हो गया। यहाँ पे प्लस का 4x है और ये प्लस का 5x है, प्लस का x है तो ये प्लस का 5x हो गया। अब माइनस के 18x में से प्लस के 5x जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये प्लस का माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 13x बचेगा। और यहाँ पे क्या है अपने पास में, ये 12 प्लस के हैं तो ये 12 प्लस के हो जाएंगे। अब देखिएगा ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण आ गई। अब इसके मूल ज्ञात करने, आपको गुणा करने पे 12 3 36 आने चाहिए, और यहाँ पे आपको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 13 आने चाहिए। तो ऐसा आप इसका गुणा कीजिएगा तो ये होता है 9 चौके 36। तो देखिएगा 3x की स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 9 चौके 36 4x प्लस में 12। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, इन दो में कॉमन आ गया 3x, और यहाँ पे बच गया x माइनस में 3। यहाँ पे कॉमन आ गया -4, यहाँ पे हमारे पास में बचा x, ये प्लस में अभी, और माइनस का 4x है तो यहाँ पे माइनस बार कॉमन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 4 3 12 3 आ जाएगा। तो एक तो अपने पास में आ गया x -3, और एक अपने पास में आ गया 3x माइनस में 4। अब इसको क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 4/3। तो एक तो हो जाएगा x बराबर 3 और एक हो जाएगा x बराबर 4/3। तो देख लीजिएगा x बराबर 3, एक तो ये आ गया, और एक x बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते भी क्वेश्चन समझ में आया को, पहले इसका आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, अभी पहले इसका द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से। आगे चलते भी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, और श्रृंखला का क्वेश्चन है सीरीज का। तो यहाँ पे b यानी 2 से क्या हो रहा है, जी 7 हो रहा है, 2 से 7 यानी कितना बढ़ा रहा है, ये 5 बढ़ा रहा है। उसके बाद में 7 से कितना हो रहा है, 5 बढ़ाया 12 हो गया, और 12 से 17 हो गया, 5 बढ़ा दिया, और 17 में आप 5 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, यानी v आ जाएगा। उसके बाद में देखो भी v के 2 ही ऑप्शन है आपके साथ, ये वाले ऑप्शन है वो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो e 5 पे आता है, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, और 5 20 में 5 जोड़ोगे तो 25, 25 पे आता है आपका y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, 2 में से 1 जोड़ा 3, 3 में से यानी 2 3 5 7, ये एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या क्या आती है, 11 आती है। तो vy 11, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना भी। 2 पाइप है x और y, एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भरते हैं। ये x है और ये y है। ठीक है, ये तो भर रहा है 21 घंटे में और ये भर रहा है 24 घंटे में, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 168 आ गया। अब x है वो 21 घंटे में भर रहा है, तो ये 1 घंटे में 8 लीटर पानी डालेगा, और y है वो 24 घंटे में भर रहा है, तो ये 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालेगा। दोनों 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहे हैं, 15 लीटर पानी डाल रहे हैं, यानी x है वो 8 डाल रहा है और y है वो 7 डाल रहा है। तो धारिता यानी टंकी की धारिता कितनी है, 168 लीटर की है। तो यहाँ पे 168 लीटर है वो कितने घंटे में पानी डाल देंगे, तो 15 से भाग दे दोगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, बच गया 3 और बटा 5। अब 3 बटा 15, अब इस 3 बटा 15 को आप मिनट में चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 60 से गुना कर दोगे, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 तिये 12, तो 11 तो घंटे हो गए, 11 घंटे और 12 मिनट। यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में 11 घंटे और 12 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है
और यह पाया गया कि टंकी के तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट का समय अधिक लगता है। जब टंकी को भर रहे थे तो उस समय उसमें रिसाव हो गया था, ठीक है, लीकेज हो गई थी टंकी, तो उसमें क्या है 48 मिनट ज़्यादा लगता है टाइम। अगर 48 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है तो 12 में 48 जोड़ोगे तो 1 घंटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है भी उस रिसाव के कारण टंकी को कितना समय लगना चाहिए, 12 घंटे लगना चाहिए। तो अब देखो भी मैं मान लेता हूं भी उस रिसाव का जो 1 घंटे का, एक रिसाव का 1 घंटे में n पानी निकालता है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो वो क्या है, x y और वो रिसाव तीनों मिलकर के उस टंकी को क्या कर रहे हैं, 12 घंटे में भर रहे हैं। तो यहाँ पे x का 8 घंटा 8 यहाँ पे लीटर पानी डाल रहा है और y है वो 7 लीटर पानी डाल रहा है, और ये जो रिसाव है वो माइनस कर दिया, यानी n लीटर पानी है वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और ये प्रक्रिया है वो कितने घंटे तक चलती है, 12 घंटे तक चलती है। तब जाकर के कितना लीटर पानी आता है, उसमें 168 लीटर पानी आता है, ठीक है भी, यानी 168 लीटर पानी में वो भर जाती है। ये हमने अभी निकाला है उसका एलसीएम लेकर के। अब देखो 8 और 7 15 हो गए, 15 माइनस में n और इंटू कर दिया 12 से। 12 क्यों किया, क्योंकि ये 12 घंटे में भरती है, ठीक है। जब रिसाव के कारण तो ये 12 घंटे में भरती है, और रिसाव नहीं था उस समय ये 11 घंटे और 12 मिनट में भर जाती थी। अब देखो 12 को और यहाँ पे 15 को गुना करो, 12 5 60 होते हैं, 6 12 एकम 12 और 6 हो गए 180, ठीक है। माइनस में क्या हो गया, 12 n हो गया, और बराबर में अपने पास में 168 आ गया। अब माइनस के 12 n है और ये 180 प्लस के है, बराबर से दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस के 180 से 168 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, -12 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी जो n है ये हमने क्या माना था, तो 1 घंटे में रिसाव माना था भी, 1 घंटे में है वो एक n लीटर पानी बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब है वो n की वैल्यू 1 आ गई, यानी जो रिसाव है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 168 लीटर टोटल पानी है, तो वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 168 लीटर पानी बाहर निकालने में उसे कितना समय लगेगा, तो वो 168 घंटे ही लगेगा। यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 27 नंबर क्वेश्चन है, और ये बोलता है भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको है वो निष्कर्ष बताने हैं। तो देखिएगा b बड़ा है क्या y से, b है वो y से बड़ा है क्या, तो y से g बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो भी y से g बड़ा है और g से क्या है, m बड़ा है, g से m बड़ा है और m से b बड़ा है। तो कहने का मतलब है वो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो भी m बराबर है क्या l से, m है वो l के बराबर है क्या, तो देखो भी l है वो y के बराबर है, m है वो y के बराबर है, और y से बड़ा कौन है, g है, और g से बड़ा कौन है, m है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है भी कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। यानी ये बिक्री है 850, 725, 650, 555, 700, 410, इन सभी को आपको ऐड करना है। तो सभी को आप ऐड करोगे तो 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10 हो गया। उसके बाद में 1 और 5 6 और 6 5 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 18, और 1 19, 1 हासिल। उसके बाद में 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, और 22 और 8 22 और 8 हो गए 30, 30 और 7 37, 37 और 1 38, यानी टोटल अपने पास में 3890 आ गया। अब इसका औसत निकालना है तो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 शाखाएं हैं, तो 6 का आप डिवाइड कर दो। 6 से आप डिवाइड करोगे तो 6 छके 36, 2 बच गया, 29 आ गया, और 6 चौके 24, यानी 6 चौके 24 बच गया, 5 50, और यहाँ पे 50, तो 6 8 48, यानी 648 से
648 से अधिक, यानी 648 से अधिक कौन सी है? किस इसने बोला है भी कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। तो औसत अपने पास में लगभग 648 आया है। इससे अधिक पहली 850, 725 और 650 और 700। तो यहाँ पे ऐसी 4 ही शाखाएं हैं जिसमें क्या है 648 से अधिक है। तो 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है। 6 फेरों वाली एक धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले समान धारा प्रवाह वाले एकल वर्ताकार पास या फिर लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है अभी? तो फेरों की संख्या है वो 6 है। तो फेरों की संख्या 6 है। तो यहाँ पे इसने पूछा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समान होगा? तो यहाँ पे 6 गुने के समान हो जाएगा अभी। ठीक है, 6 गुने के समान हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन में है प्लस और माइनस का स्थान आपस में चेंज करते और गुणा और भाग का निशान आपको आपस में चेंज करना है। तो यहाँ पे 8 + 13 माइनस 18 और गुणा 9 और भाग 3। तो 3 ने कम 3 और 3 तिये 9 और 18 तिये 54 होते हैं अभी, माइनस के 54 आ गया, और 8 और 3 11 और 2 21। तो 54 में आप 21 निकालोगे तो 3 और 3 तो माइनस के 33 हो जाएंगे भी, क्योंकि माइनस के 54 है और प्लस के 21 है तो माइनस के 33 बच जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है भी। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर क्या है? 18 है। 2n बराबर क्या है? 18 है। इनमें अलैंगिक गुणसूत्रों की ऑटोसोम की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिएगा 2n बराबर क्या है? 18 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 9। n बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो कहने का मतलब है 9 है वो किससे मिलेंगे आपको? मेल से। 9 मेल से मिलेंगे और 9 ही क्या है? फीमेल से मिलेंगे। 9 ही फीमेल से मिलेंगे। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है, लैंगिक यहां पे 8 प्लस में मेल से आएगा, 8 प्लस में वाई भी आ सकता है और 8 प्लस में एक्स भी आ सकता है। और यहां पे क्या आएगा? फीमेल से क्या आएगा? फीमेल से 8 प्लस में एक्स आएगा, 8 प्लस में एक्स, 8 प्लस में क्या आएगा? एक्स आएगा। अब यहां पे इसने पूछा है ऑटोसोम यानी अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितनी है? 8 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो टोटल इसने पूछी है तो टोटल हो जाएगी 16, यानी 8 तो मेल से आती है और 8 ही फीमेल से आती है। तो टोटल अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 16 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो भी नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन है घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा? तो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है भी, हाफ डिग्री यानी आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 23 मिनट में कितना बनाएगी? तो 23 मिनट में कितना बनाएगी? तो 23 में हाफ डिग्री का आप भाग दे दो तो 11.5 डिग्री हो जाएगा। 11.5 यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में इसमें SMILE को ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है ELIM और S लिख रहा है। कहने का मतलब है भी ये यहाँ पे उल्टा लिख रहा है, जैसे S है फिर M है फिर I है फिर L है फिर E है। तो इसी प्रकार से इसको उल्टा लिख दो यहाँ से, यानी ये आ जाएगा VRAT और S, ये आ जाएगा VRATS। इस प्रकार से 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में
सामाजिक सुधारों, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ये आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आगे देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये करंट अफेयर का भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। असंगत कथन का चयन कीजिए। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करता है, एकदम सही है। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करता है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है, यह भी सही है। भी प्लास्टिक जब जानवर खाएंगे तो वो क्या है, उसके लिए घातक हो सकता है। ये नालियों में जमा कर देते हैं, ये क्या है, नालियों में जमा हो जाते हैं, जिससे पानी, नालियों का पानी है वो रुक जाता है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे 4 नंबर दिया गया भी प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक के थैले हैं वो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, तो ये इसमें क्या होते हैं, असंगत हो जाएगा भी। ये क्या है, असंगत है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? तो वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। वे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ए मेटलिक वायर हैव रेसिस्टिव इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो आपको यहाँ पे प्रतिरोधकता बतानी है इसकी। अब देखिएगा, कोई तार है, उस तार को हमने, उस तार की प्रतिरोधकता कितनी है? तो उस तार की प्रतिरोधकता आपको इस प्रकार से P डिनोट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तार को क्या है, हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 4 समान भागों में क्या है, डिवाइड कर दिया। तो अब बतानी है प्रत्येक पार्ट की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो प्रत्येक पार्ट की प्रतिरोधकता है वो समान ही रहेगी, यानी प्रतिरोधकता कभी भी चेंज नहीं होती है। अभी प्रतिरोधकता, अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी तार है, उसकी प्रतिरोधकता 2 है, ठीक है, तो उसको हमने कितने भी पार्टों में डिवाइड कर दो, उसे 10 पार्टों में, 15 पार्टों में, 20 पार्टों में डिवाइड कर दो, उसकी प्रतिरोधकता कितनी ही रहेगी, 2 ही रहेगी। लेकिन प्रतिरोध है वो चेंज हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ है, कोई तार है, उसका प्रतिरोध है वो, मैंने कह दिया भी ये तार है और उसका प्रतिरोध है वो 4 है, ठीक है। तो उसको हमने 4 समान पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब बताओ उसका प्रतिरोध कितना हो गया? तो अब उसका प्रतिरोध प्रत्येक पार्ट का 1 हो गया, प्रत्येक पार्ट का क्या हो गया, 1-1 हो गया, और टोटल का 4 हो गया। लेकिन प्रतिरोधकता है वो कभी चेंज नहीं होती, वो समान ही रहती है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 40 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पे क्या है, 47, 4-7 का क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं 47 पे क्या लगा दूं, बार लगा दूं। और 47 पे बार लगाया है मैंने, 2 संख्या पे बार लगाया है, तो बार हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, नीचे जितने संख्या पे बार है उतने ही नीचे क्या लग जाएंगे, 9 लग जाएंगे। तो 47/99 आ जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 7 गिफ्ट बॉक्स हैं जो कि एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है Y और B, Y को B के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, Y को B के ठीक बाईं ओर बगल में रखा गया है। X को D और A के, X को D और A के, X है उसको D और A के ठीक बगल में रखा गया है। यहाँ पे C को Z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, C है उसको Z के ठीक बाईं ओर, Z के ठीक बाईं ओर बगल में रखा गया है। B को X के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। B है ना, उसको X के दाईं ओर, तो X तो ये यहाँ पे है और X के दाईं ओर दूसरे स्थान पे रखा गया है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा D, यहाँ पे आ जाएगा X और यहाँ पे आ जाएगा A। तो यहाँ पे X यहाँ पे है, X का दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, तो यहाँ पे B को रखा गया है। उसके बाद में क्या बोला इसने, Y और C को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है। Y और C को
y कहाँ पे है, y ये रहा, और c कहाँ पे है, तो y और c को, c ये रहा भाई, ठीक है, c ये रहा, तो y और c को एक दूसरे के बगल में रखा गया है तो z ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो एक दूसरे के बगल में है तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स है, तो z, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा है, z हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी बराबर एक्स प्लस 3, बी सी बराबर 2x है और ए सी बराबर क्या है 4x माइनस 5 है। तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा। तो यहाँ पे कोई एक पंक्ति है इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें ए और सी इस प्रकार से रखे गए हैं और यहाँ पे बीच में क्या है, बी है। अब ए बी का मान आपको कितना दिया गया है, x प्लस 3 है, और बी सी का मान आपको 2x दिया गया है, और इस टोटल का मान है वो कितना दिया गया है, तो इस टोटल का मान है वो 4x माइनस 5 दिया गया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस में 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4x माइनस में 5 आ जाएगा। भी टोटल की लंबाई, AC की लंबाई है वो अपने को 4x माइनस 5 दे रखी है, और इन दो भागों की लंबाई को जोड़ दें तो टोटल के बराबर आ जाएगा। तो ये x है और ये 2x है, तो ये अपने पास में 3x और प्लस में 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 4x माइनस में 5। ये 4x है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो यहाँ पे 3x है, तो माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। ये 3 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास में माइनस के 8 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी 8 हो जाएगा। यानी x के किस मान के लिए b है वो AC पर स्थित होगा, तो वो x का 8 मान रख दो तो ये क्या है, बीच में आ जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप है वो 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप है वो 18% के लाभ पे बेचे होते तो उसका लाभ है वो 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर हैं तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य आपको बताना है। मैंने मान लिया भी प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य इसने बराबर बता रखा है, समान है, तो मैंने एक लैपटॉप का क्रय मूल्य है वो 1 रुपये माना है। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य है वो कितना माना है, 1 रुपये माना है। तो 25 लैपटॉप है, यहाँ पे 25 लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। अब 25 लैपटॉप को 12% लाभ पे बेचता है, तो मैं 25 लैपटॉप का 12% लाभ निकालूं, 12% लाभ निकालूंगा तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो मेरे पास में 3 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। 25 लैपटॉप को 12% के ऊपर मैंने बेचा तो कितना लाभ हो गया, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। अब इसी प्रकार से 15 लैपटॉप है उसको 20% लाभ पे बेचूंगा। 15 लैपटॉप है तो एक लैपटॉप का 1 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 हो गया, इंटू 20% लाभ पे बेचा है, अपॉन में क्या करूं 100, तो 15 बी एकम बी, बी 5 100, 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो इनके भी 3 रुपये लाभ आ गया। यानी 15 लैपटॉप को मैंने 20% के लाभ पे बेचा तो 3 रुपये मेरे को लाभ हो गया। अब देखो भी 40 लैपटॉप है, उन सभी यानी उन 40 लैपटॉप है, उस 40 लैपटॉप को ये क्या कर रहा है, 18% के लाभ पे बेच रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 40 रुपये होगा भी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 दुए 4, 2 5 10 और 18 दुए 36, 36/5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 35 और 7, तो यहाँ पे लाभ कितना आ गया, 7.2 रुपये का लाभ आ गया। अब देखो टोटल लाभ इनका मान कितना है, 25 लैपटॉप यहाँ पे बेचा था और 15 यहाँ पे, तो टोटल 40 हमने यहाँ पे बेचे थे और 40 ही हमने क्या है यहाँ पे बेचे हैं। यानी ये 18% लाभ पे बेचा था और ये टुकड़ों में बेचा था हमने 12% और 20% के लाभ पे। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है भी, हमारे 3 रुपये का लाभ यहाँ पे हुआ, 3 रुपये का लाभ यहाँ पे हुआ, तो टोटल लाभ हमारे 6 हो गया। और यहाँ पे अगर हमने उसको 40 इकट्ठों को बेचा तो वो लाभ कितना हुआ, 7.2 का। तो यहाँ पे लाभ का अंतर कितना आ रहा है, 1.2 रुपये का लाभ आ रहा है, लेकिन 1.2 का अंतर आ रहा है, वो क्या कह रहा है, 30,000 रुपये बढ़ जाते, तो 12 की वैल्यू 30,000 आ गई, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अपॉन में 12 आ जाएगी। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 10, तो इसको 6 से काट दो,
6 दुए 12 और 6 पांजे 30 यानी 5000 आ गया ऊपर, और 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 5 पांजे 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,000 रुपये एक लैपटॉप का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वो 44 नंबर क्वेश्चन है, और 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दो साते कितने होते हैं 14 होते हैं, और 14 पांजे कितने होते हैं 17 होते हैं, और 70 तिये कितने होते हैं 210 होते हैं। अब देखो 2 7 से 5, 5 से 3 यानी 2 2 माइनस कर रहा है। अब 3 में से 2 माइनस करेगा तो 1 आ जाएगा, तो 210 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 210 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 1212 का आप क्या निकाल लो, यहाँ पे पूर्ण वर्ग निकाल लो भी। ये 1212 किसका भाग विधि से इस प्रकार से निकालोगे, 2 जोड़ा बनेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो भी 2 2 4, 3 3 9, 3 से भाग जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस प्रकार से निकालना आता होगा भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 12 में से 9 गया 3, 312 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अब देखो मैं किससे गुना करूं कि इसके बराबर या फिर इससे ऊपर चला जाए। बराबर तो नहीं आएगा क्योंकि जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इससे ऊपर जस्ट ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से 3 से 4 से मल्टीपल करके देखूं तो यहाँ पे देखिएगा 4 चौके होते हैं 16, 1 और 4 छिके 24 और 1 25 यानी 256 होते हैं। और 65 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाए 5 5 25, 2 और 5 छिके 30 होते हैं। 5 छिके कितने होते हैं 30 और 2 32 यानी 325 आ गया। तो अगर मैं 5 से मल्टीपल करूंगा इसको तो ये 35 का, और 35 का स्क्वायर कितना बनेगा भी 35 का हो जाएगा 325। 325 तो यहाँ पे कितना की कमी रह रही है, यहाँ पे 325 में से 312 को आप निकाल लो, कितना रह रहा है 3 और 1। अगर मैं 1212 में अगर 13 ऐड कर दूंगा तो ये 35 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी ये 2021 और 22 ये करंट अफेयर का आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। ये भी करंट अफेयर का 2021 का सूचकांक आपको पूछा है। यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 जल के अणु हो तो उसे हम जिप्सम बोलते हैं भी। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, CaSO4। डाइहाइड्रेट का मतलब होता है 2 जल के अणु, ठीक है। और डेकाहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है आधा जल का अणु, ठीक है। डेका का मतलब 10, डेका का 10 होता है, डेका का 10 होता है और हेमी का होता है आधा, ठीक है। और डाई का होता है 2। तो यहाँ पे जिप्सम आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, LEFT को क्या लिख रहा है VGFN लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, LEFT को क्या लिख रहा है VGFN लिख रहा है। तो यहाँ पे ये 20 पे आता है, T 20 पे आता है, 20 में 2 जोड़े 22, F कितने पे आता है 6 पे आता है, 6 में 1 जोड़ा 7, और E 5 पे आता है, 5 में 1 जोड़ा 6 F, और L 12 पे आता है और 12 में 2 जोड़ा 14। तो बाहर वालों में तो 2 जोड़ रहा है और अंदर वालों में 1 1 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे HEL, यहाँ पे P में 2 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा P 16 पे आता है, 16 2 18 R आ गया। और यहाँ पे H में 2 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा J। बाहर वाले R और J आ रहे हैं, R और J। और L में 1 जोड़ेगा तो L और M, E में 1 जोड़ेगा तो F आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RMFJ, RMFJ। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात सेफा के आज 3 PM बजे एक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है।
अब यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष क्या है, आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। एकदम सही है, इसने बोला भी 2 से 9 के बीच में विद्युत कटौती है वो होगी, तो निष्कर्ष दे रखा है भी 3 बजे के बाद में बालासोर में विद्युत कटौती है वो हो सकती है। एकदम सही है निष्कर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो भी, चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित रहेगा, तो ये भी एकदम सही है भी चक्रवात आ रहा है तो चक्रवात में जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में जाना आज है वो असुरक्षित हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों है वो पालन कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष है वो पालन कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसको आप, ये तो गणितीय संक्रियाओं के आधार पे है भी, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे मल्टीपल करोगे और उसके बाद में इसको मल्टीपल करोगे और फिर इसको घटा दोगे और इसको जोड़ दोगे, तो यहाँ पे लगभग में आपके निकटतम मान पूछा है इसने, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट नहीं पूछा, उस निकटतम मान पूछा, आपको निकटतम मान कौन सा दर्शा रहा है तो वो आपको बताना है। आगे देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन, देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने क्या बोला गया है, इसमें बोला है मौखिक रूप से गर्भ निरोधक गोलियां रुककर काम करती है। मौखिक रूप से जो गर्भ निरोधक पिल्स होती है, जो गोलियां होती है, ये किसको रोकने का कार्य करती है, तो ये ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन का कार्य करती है भी, ठीक है, ओव्यूलेशन और निषेचन को रोकने का कार्य करती है, ओव्यूलेशन और निषेचन को रोकने का कार्य करती है। जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है वो किसको रोकने का कार्य करती है, तो ये ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को रोकने का कार्य करती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन है। PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, न तो Q और न ही S पंक्ति के ठीक मध्य में बैठे हैं, और यहाँ पे इसने बोला है R S के ठीक बगल में है, R है ना वो S के ठीक बगल में बैठा है, S के ठीक बगल में बैठा है, जबकि P और T पंक्ति के दोनों सिरों पे बैठे हैं, P यहाँ पे है और T यहाँ पे है, और न तो S है और न Q क्या है पंक्ति के बीच में, तो Q फिर यहाँ पे आएगा भी, तो पंक्ति के बीच में कौन होगा, पंक्ति के बीच में R हो जाएगा, ठीक है। इसने ऊपर बोला है भी न तो Q और न ही S पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, और यहाँ पे बोल रखा है P और T है वो दोनों सिरों पे बैठे हैं, तो यहाँ पे कह रखा है R है वो S के ठीक बगल में है, तो R S के ठीक बगल में है, तो Q इधर वाली साइड में आएगा, तभी तो ये R बीच में आएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है वो 54 नंबर क्वेश्चन, देखो भी, एक आदमी है वो कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा भी, यानी 15 रुपए में 15 ही वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये हो जाएगा। यदि वह उसे 1.23 यानी 1.23 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो 1 रुपये में खरीदा था और 1.23 में बेचा है, तो यानी 0.23 का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने पर, 1 पे, प्रतिशत निकालना तो इंटू कर दो 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, 23% है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 23% क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर है, तो वो फतेहपुर सीकरी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी है वो मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करो। गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसकी आप पहचान कीजिएगा। जड़ों के भूमि के नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, जड़ें हैं वो भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लगता है, तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है, एकदम सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधा होता है, यानी सूरजमुखी की जो गति होती है वो सूर्य के प्रकाश की ओर होती है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सूरजमुखी एक क्या है, प्रकाशानुवर्ती पौधा है, ये भी एकदम सही है। अगला देखो भी, नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति क्या कहलाती है, तो वो जलानुवर्ती कहलाती है, यानी जड़ है वो जल की ओर गति कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जलानुवर्ती बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। अब 3 नंबर क्या है, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि
गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा भी। ये क्या है, इसमें असंगत है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो भी 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ए बी का मान आपको दिया गया है, ए प्लस बी का मान आपको 56 दिया गया है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर आपको 496 दी गई है। तो यहाँ पे ए और बी का आपको गुणनफल ज्ञात करना है, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर करेंगे तो ये इस प्रकार से खुल सकता है, यानी ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 496 दे रखी है। इसकी वैल्यू है वो a माइनस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू है वो 496 दे रखी है, ठीक है, बराबर a प्लस बी की वैल्यू आपके पास में 56 है, तो इसका आप स्क्वायर कर दो भी। अगर इसका स्क्वायर किया गया है यानी a प्लस बी बराबर 56 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो 56 का भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 56 का स्क्वायर कर दो। माइनस में क्या आ रहा है, 4ab आ रहा है, माइनस में 4ab आ रहा है। तो यहाँ पे 56 की स्क्वायर कितनी होती है अभी, 56 की स्क्वायर होती है 3136, कितनी होती है 3136, माइनस में 4ab और बराबर में क्या है 496 है। अब ये 3136 है, ये बराबर में दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3136 और प्लस का क्या है 496 है और बराबर क्या है माइनस में 4ab है। अब 3136 से माइनस के हैं और प्लस के 496 है, तो माइनस के बचेंगे भी और माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2640 बचेगा, 2640 बचेगा, बराबर में क्या है माइनस 4ab। अब क्या है माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, अब अपने को क्या है ए बी का मान निकालना है, यानी ए और बी का गुणनफल निकालना है। तो ये यहाँ पे गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा और यहाँ से भाग दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 चौके 24 बच गया 2 24 और 6 चौके 24 यानी 660 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, a माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी की स्क्वायर माइनस 4ab होता है। अभी आगे देखो अभी नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप आपको क्रमशः 65 और 63 मीटर दे रखी है, तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है एल की स्क्वायर यानी लंबाई की स्क्वायर बटा लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर और ये आता है रूट के अंदर, ठीक है। ये किस में आता है, रूट में आता है। तो इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 65 दे रखी है। अब यहां से अगर अपन रूट का निशान हटाएंगे तो दोनों ओर क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर बराबर 65 की स्क्वायर बन जाएगा। अब एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, अपने को क्या है एक वैल्यू दे रखी है किसकी, एक परिमाप, एक भुजा की माप दे रखी है 63। तो मैं ये मान लेता हूँ भी वो भुजा क्या है, एल यानी लंबाई मान लेता हूँ भी लंबाई है वो 63 की स्क्वायर और बी अपने को क्या है ज्ञात करना है और बराबर में अपने पास में क्या है 65 की स्क्वायर है, 65 की स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिएगा 63 की स्क्वायर कितना होता है अभी, 63 की स्क्वायर कितना होता है 39, 63 की स्क्वायर कितना आता है अभी 39, 63 की स्क्वायर होता है 3969 प्लस में बी की स्क्वायर और 65 की स्क्वायर कितना होता है 4225, बराबर में क्या आ जाएगा 4225 आ जाएगा। अब देखिएगा अब ये क्या है, यहाँ पे माइनस प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भी, बी स्क्वायर बराबर क्या है 4225 माइनस में 3969। अब ये यहाँ से घटाओगे आप तो ये बी स्क्वायर की मान कितने आ जाएगी 256 आ जाएगी और बी का मान कितना आ जाएगा तो रूट 256, तो ये कितना का होता है 16 का होता है। तो यहाँ पे बी का मान आपके पास में 16 आ गया। अब क्या है आयत की दोनों भुजाएं आपके पास में आ गई, ए का मान आपके पास में कितना था 63, बी का मान आपके पास में कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पे परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप क्या आता है 2l प्लस में b होता है। तो यहाँ पे 63 और 16 को आप जोड़ दो तो 6 और 3 9 हो गया और 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर आप 2 से मल्टीपल करोगे तो
दो नेम 18 होते हैं, एक 2 7 14 और एक 15, तो यहाँ पे 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? तो लेंस का आवर्धन अगर आप ज्ञात करते हैं तो वो करते हैं V/U से, V/U से ज्ञात करते हैं। V होता है प्रतिबिंब, V क्या होता है? V प्रतिबिंब की दूरी, और U होता है बिंब की दूरी। V होता है इमेज की दूरी और U होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे भी दर्पण का, अगर आपसे दर्पण का पूछ लेता है, दर्पण का आवर्धन है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो वो ज्ञात करते हैं -V/U। -V/U ये दर्पण वाला हो गया, और ये किसका है? ये लेंस वाला है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते भी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में 60 नंबर क्वेश्चन आता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी और बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर दूरी तय की। बस ने क्या है? पश्चिम की ओर 50 मीटर दूरी तय की, और उसके बाद में वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर चली। दाएं मुड़ी और क्या है? 70 मीटर चली। ये लो 70 मीटर चली। उसके बाद में फिर वह क्या है? बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली। उसके बाद में ये बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, दूरी तय करती है। फिर वह पुनः क्या है? बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो ये लो 30 मीटर चली। उसके बाद में फिर पुनः वह क्या करती है? पुनः बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। पुनः बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, ये 35 मीटर चली। उसके बाद में ये क्या क्या कहता है? फिर वह दाएं मुड़ती है। फिर वह क्या करता है? दाएं मोड़ता है, तो दाएं इस प्रकार से हमने मोड़ दिया और 10 मीटर चला दिया, 10 मीटर चली। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ करके 30 मीटर चलेगी, तो एकदम यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में बस स्टॉप 30 मीटर की दूरी पर तय करके स्कूल पहुंच गई। यहाँ पे क्या आ गया? स्कूल आ गया। बस स्टॉप है वो स्कूल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो स्कूल से दक्षिण दिशा में है। और कितनी दूरी पे है तो वो देख लो आप। यहाँ पे ये कितनी दूरी है? तो ये 15 मीटर की दूरी है। और ये कितना चला है? यहाँ पे 70 मीटर चला है। ठीक है, और ये 70 चला है, और ये यहाँ पे 15 नहीं चला, अभी ये 35 चला है। ठीक है ना, ये 35 चला है, ये 35 चला है। अब देखो क्या कर दिया अपन ने, ये यहाँ पे 15 ही चला था, अभी ये 15 चला था, और ये टोटल कितना चला था? 70 चला था। ठीक है, अब ये 15 है, अब 70 में से आप कितना निकालोगे भी? अब देखिएगा ये कितना चला था अभी, ये टोटल है वो ये चला था 35। ठीक है, ये कितना चला था? 35 चला था अभी। अब ये यहाँ पे 35 चला था अभी, यहाँ पे 35 चला था, ये वाली दूरी बोल रहा है, ये वाली दूरी है वो 35 है। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी है? 30 है। अब यहाँ पे 15 तो पहले ही चला, ये वाली दूरी 15 है, तो ये इससे आगे वाली दूरी कितनी बच जाएगी? तो यहाँ पे ये आगे वाली दूरी है वो बचेगी 20। ये दूरी कितनी बचेगी? ये दूरी 20 बचेगी। ठीक है, ये वाली। और उसके बाद में 30 ये आगे चला है, तो ये पूरा टोटल कितना चल गया? 50, तो इसके ऊपर आ गया। अब ये देखिएगा, ये क्या है? ये यहाँ पे ये 30 किलोमीटर की दूरी है, तो ये भी 30 किलोमीटर की दूरी हो गई। टोटल कितनी थी? ये टोटल 70 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कितना बच गया? नीचे 40 बच गया, ये वाला पोर्शन 40 बच गया। 40 में से 10 ये यहाँ पे चल गया, तो कितना बच गया? 30 बच गया। तो यहाँ पे क्या है? वो दक्षिण में और 30 मीटर की दूरी पर है, दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो अभी 61 नंबर क्वेश्चन देखो। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 42 मीटर चलता है, दक्षिण में 42 मीटर चलता है, और फिर वह वहाँ से क्या है? दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, और उसके बाद में वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चला, ये लो 30 मीटर चला दिया। और उसके बाद में वह क्या है? बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। और अब क्यू का मुख किस दिशा में है? तो अब क्यू का मुख है वो किस दिशा में है? पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर उत्तर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। आगे चलो अभी नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्ट्रोल इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के अंदर, इसने पूछा है मानव हृदय
में डायस्टोल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? डायस्टोल के दौरान है वो मानव हृदय के अंदर कौन सी घटना घटती है? तो ब्लड इंटर द वेंट्रिकल्स, ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर है, वो जब गमन करता है, इंटर करता है, तो डायस्टोल की घटना होती है, यानी रक्त है वो नील्य में प्रवेश करता है। वेंट्रिकल्स का होता है नील्य के अंदर, यानी जब ब्लड है वो नील्य के अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या कौन सी घटना होती है? तो वो डायस्टोल की घटना होती है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना सेकंड लगेगा? तो 38 मीटर एक भुजा है, तो वर्ग का आप क्या कर लो, परिमाप निकाल लो, तो 4 से गुणा कर दो, 8 चौके 32, 3 और 4 ते 12, 12 और 3 15, यानी 152 मीटर हो गया। 152 मीटर हो गया। अब आप क्या करो, 6 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। तो 6 कम 6 और 6 × 18, तो ये अपने पास में आ गया 5/3। अब क्या करोगे, 152 मीटर टोटल है, उसकी दौड़ है वो 5/3, ये बटा में 3 है, ये ऊपर चला जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड है। अब इसको काट तो 3 2 6 और 15 3 45, यानी 456 को 5 से डिवाइड करो, 5 नहीं 45, 5 से कम 5, 91 पॉइंट कुछ आ रहा है अभी, तो यहाँ पे 91.2 आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है भी कौन सा ऑप्शन है वो सही है, कौन सा इस आधार पे कौन सा सही है ये बताना है। तो देख लो, जी है आर है वो जी से बड़ा है क्या? तो यहाँ पे देखो भी जी से बड़ा ई है, ई से बड़ा एन है और एन से बड़ा क्या है? आर है, तो जी से बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखो भी 65 नंबर क्वेश्चन है और 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए? कम से कम 2 व्यंजन आने चाहिए, अधिक कितने ही हो, 2 तो आने ही आने चाहिए। किसके बाद में? स्वर के बाद में 2 व्यंजन, स्वर के बाद में 2 व्यंजन होने चाहिए। तो यहाँ पे ओ एक क्या है? स्वर है और उसके बाद में एक 2 व्यंजन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ई एक क्या है? स्वर है और उसके बाद में 2 व्यंजन आ गए। और यू एक क्या है? स्वर है लेकिन उसके बाद में एक ही व्यंजन आया है, तो ये नहीं होगा। ई एक व्यंजन स्वर है, उसके बाद में बी एक ही स्वर व्यंजन आया है, तो यहाँ पे ए एक क्या है? स्वर है और उसके बाद में 2 व्यंजन आया है, तो यहाँ पे 3 ऐसे स्वर हैं जिनके बाद में 2 या 2 से अधिक क्या आए हैं? व्यंजन आए हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी ये वाला क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है वो देखो। अब इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो वर्ग इकाई में है, ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है? 0 2 2 3 और 3 1, ये इसके क्या है? शीर्ष दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। फॉर्मूला आता है ज्ञात करने का 1/2 ब्रैकेट x1 और यहाँ पे y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस में x2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में y3 माइनस में y1 और उसके बाद में प्लस में x3 और ये आ जाएगा y1 माइनस में y1 माइनस में y2। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, अब ये बता देता हूँ, यहाँ पे ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 और y3 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो भी 1/2 है, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0 है, तो ये 0 रख दिया। उसके बाद में y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू 3 है और y3 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा। उसके बाद में प्लस x3 की वैल्यू क्या है? सॉरी, x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2 है और y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू यहाँ पे है 1, y3 की वैल्यू 1 है, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है और प्लस में यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी है? 1 है और सॉरी x3 की वैल्यू 3 है,
x3 की वैल्यू कितनी है 3 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है वो 2 है, और माइनस में y2 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसको सॉल्व करो भाई। 1/2 ये 0 गुणा में है, ये 0 है वो गुणा में है, तो ये पूरा का पूरा मामला ही कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये पूरा का पूरा मामला 0 हो गया, इसको छोड़ दो एक बार। उसके बाद में आपके साथ यहाँ पे ब्रैकेट 2 है, ये क्या है प्लस का है, और 1 प्लस का है और -2 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा भाई, माइनस का 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे। उसके बाद में 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 है वो प्लस के 3 से गुणा होगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और 5/2 तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, और इसने आगे लिखा भी है वर्ग इकाई में होना चाहिए, तो वर्ग इकाई में होना चाहिए तो प्लस ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो यहाँ पे 2.5 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये वाला पोर्शन दिया गया है 3 3 9 प्लस 3 कितने हो गए 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 कर दिया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 कर दिया, 25 तिये 75 और प्लस 3 78, और 21 तिये 63, 21 तिये 63 और प्लस 3 करूंगा तो 66 आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का है, और यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है अभी, 13 में मैंने कितना ऐड किया, 13 में मैंने 7 ऐड, 13 में मैंने 8 ऐड किया, 13 में मैंने 8 ऐड किया 21 हो गया। अब यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, यहाँ पे देखो भी 21 और 9 30, और यहाँ पे मैंने 12 ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने 12 ऐड कर दिया, और यहाँ पे देखो कितना ऐड किया है 1, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 2 21 हो गया, 21 ऐड किया, और यहाँ पे देखो कितना ऐड किया है, तो यहाँ पे 1 से 4 में से 11 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 7, और यहाँ पे 9 8 में से 3 37। अब देखो अंतर का अंतर निकालो कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 और 4 12, 8 और 4 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अपने पास में आ रहा है 9 का, ठीक है भाई। 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21 होते हैं, और यहाँ पे कितने का आ रहा है 27 का आ रहा है। तो यहाँ पे अब कितना आएगा, यानी पहले 2 की स्क्वायर फिर 3 की स्क्वायर, और अब आएगा यहाँ पे 16 आएगा भाई, यहाँ पे 16, यानी 4 की स्क्वायर, अब 25, 5 की स्क्वायर, 25 को 37 में ऐड करो, 25 को 37 में ऐड करोगे, और 5 और 7 12, 1 3 और 2 5 और 1 6, 62 को 91 में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 1 3 9 और 6 15, 153 आ जाएगा आपका आंसर। यानी पहले क्या कर रहा है अंतर निकाल रहा है, फिर अंतर में क्या कर रहा है 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर, इस प्रकार से जोड़ रहा है, ठीक है। आगे देखो भी 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 3x - 2y बराबर आपको 10 दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई है वो आपके सामने 11 है, तो आपको ज्ञात करना है 27x की क्यूब - 8y की क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा मेरे पास में है 3x माइनस में 2y बराबर क्या है 10 है। अब मैं दोनों पक्षों को क्या कर दूं, घन कर दूं, दोनों पक्षों का घन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 3x - 2y, इसका घन कर दिया मैंने, और बराबर क्या है 10 का घन, बराबर क्या है 10 का घन। अब आपको पता है भी, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a - b का घन करते हैं तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से खुलता है, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, और माइनस में 3ab, और ये आ जाता है a माइनस में b, इस प्रकार से खुलता है भी, ठीक है। एक मिनट, ये इस प्रकार से खुलता है, इट्स ओके, चीजें क्लियर भी। अब यहां पे देखिएगा यही फॉर्मूला आपको यहां पे लगाना है, तो 3 की स्क्वायर करोगे तो ये 3 की क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 27x की क्यूब, माइनस में 8 की 2 की क्यूब करोगे तो 8y की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में 3 फॉर्मूले का है, और a माइनस बी यानी 3x और 2x, और आपके पास में a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी
a माइनस बी में आ जाएगा 3x माइनस में 2y, 3x माइनस में 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिएगा 27x की क्यूब माइनस में 8y की क्यूब माइनस में इसको 3 3 9 और 9 2 18, ये 18 हो गया और अपने पास में यहाँ पे बच गया x, ये 2y आएगा भी, 2y आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया अपने पास में xy और यहाँ पे अपने पास में क्या क्या बचा है, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में 2y, तो ये 3x माइनस में 2y का 3x माइनस में 2y रख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में x y की वैल्यू तो 11 दे रखी है उसने, और x 3x माइनस में 2y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, जो कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, ये वैल्यू दे रखी है अपने को यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर 10 और x y की वैल्यू 11 दे रखी है, तो वो पुट कर दो। अब वो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस के 18 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 11 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 10 आ रही है। और बराबर में ये देखो भी, बराबर में आपके पास 10 की क्यूब चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बराबर में 10 की क्यूब चल रही है भी, ये मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी फिर सारे की सारी। अब ये देखो 11 8 88 होता है, 8 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1980 आ गया, ये माइनस का आया भी। ये किसके बराबर है, 27x की क्यूब माइनस में 8y की क्यूब माइनस में 1980 है। ये माइनस का 1980 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 1980 और इधर 1000 बैठा है, तो 1980 में 1000 जोड़ेगा तो 2980 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2980, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या बोला इसने भी, 87,220 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे ए और ये है बी, तो मैं 3 0 से तो 3 0 काट ही दूँ, तो ये अपने पास में 42 और निवेश का अनुपात आ गया 42 और 56। इसको और सरल कर लो और तो ये 7 से कट जाएगा, 7 छिक्के 42 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 होते हैं। फिर और छोटा कर लो इसको, तो इसको 2 से काट, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो अपने पास में निवेश का अनुपात है वो 3:4 आ गया। तो यहाँ पे निवेश का अनुपात 3:4 आ गया, तो इन दोनों और वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो निवेश का अनुपात है वो कितना है, 7 है। तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 7 के बराबर 87,220 रुपये। एक का बराबर कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई। अपने को ज्ञात क्या करना है, बी का लाभ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बी का रेशियो कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 एकम 7 बच गया 1 17, 7 2 14 बच गया 3 32, 7 चौके 28 बच गया 4 42 और 7 छिके 42, यानी 12,460। 12,460 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 छिके 24, 2 4 2 8 और 2 10, सॉरी 0 4 छिके 24, 2 4 चौके 16 और 2 18, 1 और 4 2 8 और 1 9 और 4 एकम 4, तो 49,840, 49,840 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुलक पूछा है इसमें बहुलक पूछा है, तो जिसकी ज्यादा बारंबारता है, जो संख्या ज्यादा बार आई है वो ही क्या हो जाएगा आपका इसमें बहुलक हो जाएगा। तो देखो 15 है, वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, यानी 15 है वो 4 बार आया है, और कोई भी संख्या है वो 4 बार नहीं आई हुई है, तो यहाँ पे 15 है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी जो संख्या जितने अधिक बार आती है वही उसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है भी। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण एक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो गोलीय दर्पण के बारे में सही बात बतानी है। तो यहाँ पे देखिएगा गोलीय दर्पण है वो एक क्या बना रहा है, सीधा बना रहा है और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण है वो एक ही कंडीशन पे आपको क्या है, अवतल दर्पण में क्या है, एक ही कंडीशन में क्या है,
कौन सा दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनता है आभासी यानी सीधा और बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा, और वो भी कौन सा बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सीधा और छोटा दे रखा है, सीधा है और छोटा है तो वो कौन सा बनाएगा फिर वो फिर उत्तल दर्पण बनाएगा। वो फिर कौन सा दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण है, वो सीधा छोटा और सीधा है तो इसका मतलब है वो क्या कैसा होगा, आभासी होगा। वो कैसा होगा, हमेशा और हमेशा आभासी होगा। वास्तविक होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और आभासी है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, दर्पण अवतल है क्या, तो अवतल तो नहीं है क्योंकि अवतल तो बड़ा बनाएगा, एक ही कंडीशन में बनाता है, तो ये छोटा बना रहा है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, हाँ जी। अगर सीधा है तो वो एक क्या है, आभासी है, और वास्तविक होता तो वो उल्टा होता। तो ये 2 नंबर बात सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, यानी उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस याद रखना, उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस उनकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो बी और सी है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, तो उसका कारण क्या है। कोई तारा है, उसकी कंडीशन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वायुमंडल की भौतिक कंडीशन बदलती रहती है। वायुमंडल की भौतिक कंडीशन है वो बदलती रहती है, जिस कारण क्या है, उसकी कंडीशन में क्या है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। आगे देखो भी 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा है आपको किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी के हैं, समान समजातीय श्रेणी के हैं। तो यहाँ पे ये एक समान चेन बन रही है, ये क्या है, एक समान चेन बन रही है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये C3H8 ये क्या है, प्रोपेन है, C4H10 ये क्या है, ब्यूटेन है, C5H12 है ये क्या है, पेंटेन है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक श्रृंखला बन रही है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों के बीच में जैसे C3 और H8 है और एक C4 और H10 है। इनके बीच में देखो यहाँ पे कार्बन का अंतर कितना है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे 10 है, तो हाइड्रोजन का अंतर कितना है, 2 है। इन सभी में क्या है, यहाँ पे देख लो, इनके बीच में भी देखोगे तो भी CS2 का ही अंतर मिलेगा आपको। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 है, तो कार्बन का अंतर 1, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन और यहाँ पे 12 है, तो हाइड्रोजन का अंतर कितना है, 2 है। और इन सभी में ऐसा कोई नियम नहीं लग रहा है, इनमें कोई भी ऑप्शन में ऐसा कोई नियम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है ना, वो आपका एक समजातीय श्रेणी है, समान जाति की है वो, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद स्वर है। तो पहले तो क्या आएगा, प्रतीक, पहले प्रतीक आएगा, फिर क्या है, व्यंजन आएगा, और फिर क्या आएगा, स्वर आएगा। तो फिर क्या आएगा, स्वर। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको बताना है ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले प्रतीक। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रतीक है, फिर व्यंजन है और फिर स्वर है, एक ये हो गया। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे प्रतीक, ये प्रतीक रहा, ये व्यंजन रहा और ये स्वर आ गया पीछे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्रतीक, यहाँ पे स्वर नहीं है। यहाँ पे ये देखो @ n और u, एक ये हो गया। उसके बाद में देखिएगा एक प्रतीक और ये रहा, एक प्रतीक और ये नहीं है, उसके बाद में स्वर नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये प्रतीक रहा और ये एक व्यंजन और उसके बाद में स्वर आ गया, और प्रतीक, उसके बाद में व्यंजन और उसके बाद में स्वर, एक ये रहा, प्रतीक, व्यंजन और स्वर, एक ये रहा। अब टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भी 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न में से, 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसी कौन सी संख्याएं युग्म है जो कि सह-अभाज्य संख्याएं हैं, जो क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। को प्राइम नंबर पूछा है, तो को प्राइम नंबर में संख्याओं का जो H शेप होता है, H शेप यानी यहाँ पे इनका कितना होता है,
महत्तम समावर्त कितना होता है, 1 होता है। यानी को प्राइम नंबर का महत्तम समावर्त है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 14 का तो महत्तम समावर्त 7 है, तो 12 और 14 का भी नहीं है, और 12 और 18 का भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। और 34 और 35 का जो HCF है वो कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 34 और 35 है वो क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर है जिसका HCF हमेशा और हमेशा 1 ही होता है। इट्स ओके। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में 77 नंबर क्वेश्चन है, और 77 नंबर क्वेश्चन में बताना है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी है और डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर वाले में नहीं आना चाहिए, इस वाले पोर्शन में नहीं आना चाहिए, ओनली फॉर क्या है, करदाता होनी चाहिए। तो करदाता कौन सी है, अभी 15 महिलाएं ऐसी है जो करदाता है, ठीक है, और डॉक्टर नहीं है, तो 15 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 डिग्री कम है। तो बड़े कोण का माप आपको ज्ञात करना है। दो पूरक कोण यानी θ1 प्लस में θ2, पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और एक होता है समपूरक, समपूरक का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पूरक कोण का योग कितना होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो क्या है, पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, बड़े कोण का माप, बड़े कोण का माप है वो छोटे कोण के माप से क्या है, 3 गुने। मैंने मान लिया भी बड़े कोण का माप छोटा कोण मैंने मान लिया x है, तो ये इसके 3 गुने से क्या है, 3 गुने से 6 कम है, तो 3 गुने से 6 कम कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, बराबर कर दो 90 के। तो यहाँ पे देखिएगा ये x प्लस का है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 4x आ गया। 3x प्लस x तो 4x हो गया, और माइनस में 6 है, बराबर क्या है, 90 है। ये 6 माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो 96 बन जाएगा। अभी 4x बराबर में क्या है, 96 है, तो x बराबर में क्या है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 24 चौके 96, 24 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा अपने पास में, 24 आ जाएगा। x का मान 24 आ गया, तो 24 ये 24 है, ये किस से माइनस कर दो, 90 से माइनस कर दो भी। 90 से माइनस करोगे तो ये आ गया 6, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, 66 डिग्री है वो आपका यहाँ पे बड़े कोण का माप आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो तो 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में बढ़कर के क्या है, 13,310 रुपये हो जाएगी। एक यहाँ पे बात गौर से समझना भी, कोई भी अगर आपसे इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज में समय पूछ ले तो उस संख्या को इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है, उस संख्या को इस प्रकार से बट्टे में लिख लेना। और यहां से देखना 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रही है, जितना कट रहा है उसको उतना काट दो। अब देखो भी ये क्या है, ये 10 की क्यूब है, ये क्या है, 10 की क्यूब है, तो नीचे वाली भी कोई ना कोई संख्या की क्यूब होगी, तो ये क्या है, 11 की क्यूब है। तो जो क्यूब आई है ना वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्यूब आई है, यहाँ पे अगर स्क्वायर आता, अगर आपसे ये पूछ लेता भी जैसे 400 रुपये की कोई राशि है, 400 रुपये की, और वो क्या है लगभग ये मान लो भी 484 हो जाती है, 484 हो जाती है, कोई राशि है 400 रुपये, वो 484 रुपये हो जाती है, तो उसका आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो 400 है वो किसका स्क्वायर है, 400 है वो 20 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 484 है वो 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे वो राशि के लिए समय कितना होगा, तो 2 वर्ष होगा। यहाँ पे क्यूब निकली थी तो यहाँ पे 3 वर्ष उसका समय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, TRIP को क्या लिख रहा है, ये WUTRIP, इसको क्या लिख रहा है, ये WUL और S लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा लॉजिक लग रहा है, अभी देखिएगा, TRIP से WU और LS लिख रहा है, तो यहाँ पे +3 कर रहा है अभी, 20 और 3 23, और 18 और 3 21, और 9 और 3 12, और 16 और 3 19, 19 पे S आता है अभी। तो यहाँ पे 3 3 प्लस कर दो, तो C 3 पे आता है, 3 प्लस करोगे तो F 6 पे आता है, और L 12 पे आता है, 12 और 3 15 O आ जाएगा, और 1 और 3 4 D आ जाएगा, और N कितने पे आता है, 14 पे, 14 और 3 17, 17 पे आता है Q। तो यहाँ पे FODQ,
FODQ, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये खंडवा में स्थापित किया जाएगा अभी, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कोई संख्या है x, कोई संख्या क्या है x है, उस x का क्या है 24%, उस x का 24%, परसेंट का निशान लगाओ, नीचे लगा दो 100, और k 10%, k 10% का निशान हटाओ, परसेंट का निशान हटाओ, नीचे 100 लगा दो, का मान आपको कितना दिया गया है? 240 रुपये दिया गया है। भी कोई संख्या x के 24%, k 10% का मान आपको 240 रुपये दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 1 से 1 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में? 24x आ गया। 24x बराबर ये यहाँ पे क्या है? गुना में, दूसरी साइड में भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 240 इंटू कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 24 किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 24, तो 1 से 24 कैंसिल, तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अपने पास में 83 नंबर क्वेश्चन है, और 83 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज आर। इसमें पूछा है भी कौन सा कीटोन सजातीय श्रृंखला के पहले और दूसरे सदस्य के बारे में पूछा है। पहले और फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, यानी पहले और दूसरे सदस्य के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो पहला और कीटोन का पहला और दूसरा सदस्य कौन सा हो जाएगा अभी? तो ये प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन हो जाएगा अभी। पहला प्रोपेनोन हो जाएगा और दूसरा है वो इसमें ब्यूटेनोन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है भी प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोपेनोन का फॉर्मूला है वो C3H6 और O होता है, C3H6O होता है। और ब्यूटेनोन का फॉर्मूला है वो आपसे पूछता है, तो ये होता है C4H8 और O। और इसकी आप क्या है संरचना भी बना सकते हैं। 3 कार्बन जोड़ देना, उसके बाद में 6 हाइड्रोजन जोड़ देना, और उसके बाद में डबल बॉन्ड में क्या है ऑक्सीजन जोड़ देना। तो यहाँ पे प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन है वो क्या है कीटोन जो श्रेणी है उस श्रेणी का फर्स्ट और सेकंड मेंबर हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 84 नंबर क्वेश्चन है, और 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो संक्रियाएं लग रही है वही आपको इस ऑप्शंस में आपको बतानी है कौन सी संक्रियाएं लग रही है। तो यहाँ पे देखो भी 12, 51 और 5 है, 12, 51 और 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 12 चौके 48, यहाँ पे 12 चौके 48 और 12 चौके 48 और प्लस कर दूं 3, 12 चौके 48 4 और प्लस क्या कर दूं 3, तो कितने आ जाएंगे? 48 और 3 51 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 5, 36 और 7, 5, 36 और 7। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब है भी इस संख्या में से -1 कर दूं, इस संख्या में से -1 कर दूं। 12 में यानी 5 में से -1 किया 4 आ गया, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 चौके 48, 3 ऐड कर दिया 51 हो गया। इसी प्रकार से 7 में से क्या कर दूं मैं 1 माइनस करूं तो 6 आ जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 6 के 30, और यहाँ पे क्या है 6 ऐड करने पड़ रही हैं। तो ये अपना लॉजिक तो नहीं लगेगा भाई। अब इसमें देखो भी ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा, अब ये लॉजिक कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। 12 और यानी इस 12 को और इस 5 को जोड़ दो, 12 और 5 17, 17 इंटू 3 यानी 17 × 51। अब इस 5 को इस 7 को जोड़ो 12, 12 × 36 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी बाहर वाली संख्या को जोड़ के और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 11 को और 16 को जोड़ो, 11 और 16 को जोड़ोगे तो 17 और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 51। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा भी। अब 85 नंबर क्वेश्चन पे चलो भी। 85 नंबर क्या बोलता है? 85 नंबर बोलता है आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है भी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। यानी आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है।
4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 86 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। मेंडलीफ का आवर्त नियम है, मेंडलीफ ने एक आवर्त नियम दिया था और वो ये दिया था भी तत्वों के गुणधर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम है वो मेंडलीफ ने दिया था और इसे मेंडलीफ का आवर्त नियम बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे याद रखना। मेंडलीफ के समय है वो 63 तत्व है वो यहाँ पे खोजे गए थे भी, 63 तत्व यानी 63 तत्व है वो ज्ञात थे। ठीक है, आगे चलते हैं भी। नेक्स्ट आपके सामने 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और वो ये है भी, एक कक्षा के अंदर है वो 30 विद्यार्थी है और 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक है वो 80 है। और नेक्स्ट बच गया अपने पास में कितना बच गया अभी, आगे बच गया 8 और 18 बच गया। तो 18 शेष विद्यार्थी यानी 18 विद्यार्थी बचे, 18 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 75 है। तो आपको यह बताना है भी टोटल कक्षा का प्राप्तांक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 12 8 96 960 हो गया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 90 9 हो गया और 18 7 126 होते हैं अभी, 126 और 9 कितने हो गए 135। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये इन दोनों का यानी ये तो क्या है 12 विद्यार्थियों का है और ये क्या है 18 विद्यार्थियों का है। तो टोटल करना है आपको, तो टोटल करने के लिए यहाँ पे 5 0 6 और 5 11 1 और 9 और 3 12 और 1 13 और ये हो जाएंगे 2 यानी 2310 आ जाएगा। और यहाँ पे विद्यार्थी अपने पास में कितने हैं 30 है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 3 7 21 2 3 7 21 तो 77 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 88 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है भी कैपिटल एक नाम है उसको आगे और पीछे दोनों दिशाओं में कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हो। तो यहाँ पे इसको क्या करो आप, सरल तरीका है इसकी नंबरिंग कर लो। 3 है, उसके बाद में 1 है, P 16 पे आता है, उसके बाद में I है वो 9 पे आता है, उसके बाद में T है वो 20 पे आता है और A है वो 1 पे आता है और L है वो 12 पे आता है। अब इसको काउंटिंग करो आप, 3 4 5 6 7 8 और 9 कोई युग्म नहीं बना। अब 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 ये भी कोई युग्म नहीं बना। अब 16 से शुरू करो, 16 17 18 19 20 ये भी युग्म नहीं बना। अब 9 से शुरू करो, 9 10 11 और 12 तो 9 और 12 का एक युग्म बन रहा है, 9 और 12 का एक युग्म बन रहा है। 20 से सारी संख्या छोटी है तो इसका बनेगा ही नहीं। 1 और 2 इसका भी नहीं बना। अब यहाँ से शुरू करो 12 से, 12 13 14 15 16 तो 12 और 16 का एक युग्म बन रहा है अभी, 12 और 16 का बन रहा है। उसके बाद में 17 और 18 ये नहीं बन रहा। अब 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 और 6 इसका भी कोई युग्म नहीं बना। आगे 20 से सारी संख्याएं छोटी है तो इसका युग्म बनेगा ही नहीं। 9 10 11 और 12 16 17 18 1 और 2 तो यहाँ पे 2 ही युग्म ऐसे हैं जो जिनके बीच में उतनी ही संख्याएं हैं, उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके पास में 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इमारतें दी गई है, अलग अलग मंजिलें हैं और इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक क्या है 6 है। अब की बार क्या है, नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, इस प्रकार से है। ठीक है, और सबसे उसके ऊपर वाली मंजिल है वो 5 है और इसी प्रकार से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 1 है। जे एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। जी और के के बीच में, जी और के बीच में प्रत्येक जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं, दोनों के दोनों विषम वाली पे रहते हैं। इसको भी एक बार होल्ड पर रख दो। आई है, ये आई है वो क्या है मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है, तो आई मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है। एच एल के ठीक ऊपर, एच है ना, एच वो एल के तो ठीक ऊपर रहता है, ठीक ऊपर रहता है और आई के ठीक नीचे और विषम वाली मंजिल पे रहता है। तो आई के ठीक नीचे यहाँ पे आ जाएगा एच और एच है वो एल के ठीक ऊपर है तो ये हो जाएगा एल। अब वापस चलो ऊपर,
ये क्या बोलता है, जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो क्रमांक सम का तो एक ही बचा अपने पास में, वो क्या है 6, जे आ गया। अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे सबसे नीचे वाली मंजिल कौन सी है, तो जे हो जाएगी सबसे नीचे वाली मंजिल, देख लो जे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आपको ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5 आर नीडेड टू द फॉलोड फॉर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कौन सा है जो क्या है 5R का भाग नहीं है, 5R का पार्ट नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। कौन ऐसा है जो क्या है 5R का भाग नहीं है, 5R में भाग नहीं लेता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो भी, इसमें 5R का हिस्सा नहीं है सतत विकास में, तो वो हो जाएगा रीपर्पस का मतलब होता है, रीपर्पस होता है पुनः प्रयोजन। पुनः प्रयोजन है वो क्या है 5R का हिस्सा होता है, 5R का हिस्सा है। और यहाँ पे रीजनरेशन है, ये क्या है 5R का हिस्सा नहीं है। रीजनरेशन का मतलब होता है उत्थान, ठीक है। और रिसाइकल है, ये भी 5R का हिस्सा है। और रिफ्यूज है, ये भी क्या है 5R का हिस्सा है। और एक होता है रीयूज, एक क्या होता है रीयूज होता है, ये भी क्या है 5R का हिस्सा होता है। और एक होता है रिडक्ट, एक क्या होता है रिडक्ट, DUC, एक रिडक्ट होता है। तो रीपर्पस, रिसाइकल, रिफ्यूज और रीयूज और रिडक्ट, ये क्या होते हैं 5R के हिस्से होते हैं सतत विकास के अंदर। और रीजनरेशन है, ये क्या है 5R का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये एक क्या है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अगला क्वेश्चन देखो भी, 92 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा जो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, तो वो सर्पगंधा हो जाएगा। भी सर्पगंधा का जो पौधा है वो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 93 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, और इसमें क्या है अब की बार क्या है, इसमें इमारत सबसे निचली इमारत है ना वो 1 है, और सबसे ऊंचली इमारत है वो 8 है। तो नीचे से 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, एल के ठीक एक मंजिल ऊपर है। एल है ना वो के ठीक ऊपर, के ठीक ऊपर मंजिल है भी, ठीक है, ऊपर एक मंजिल है। और जी के ठीक एक मंजिल नीचे है। तो यहाँ पे जी के नीचे है, एल है वो के तो ऊपर है और जी के नीचे है। केवल के एच और एल के बीच में है, केवल के है ना वो एच और एल के बीच में है। तो ये लो एच और एल के बीच में के आ गया। अब यहाँ पे जबकि एच है ना वो जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, तो एच है वो जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, तो ये लो जे आ गया। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है, केवल डी है वो एस और जे के बीच में रहता है, तो ये लो एस और जे के बीच में आ गया। एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, एफ है वो 8वीं मंजिल पर रहता है, जबकि एस है वो पहली मंजिल पर रहता है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5वीं मंजिल, ये 6वीं, ये 7वीं और एफ की 8वीं। तो एस मंजिल 8 पे रहता है, तो के किस मंजिल पे रहता है, तो के भाई साहब 5वीं मंजिल पे रहेगा, तो 5वां आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 से शेषफल बचते हैं। यानी अगर मैं कोई संख्या है
उस संख्या से 72 को डिवाइड करूंगा ना तो सेंसिबल कितना आएगा 3, ठीक है। और 119 को डिवाइड करूंगा उस संख्या से तो सेंसिबल कितना बचेगा 4। तो एक बात देखो, अगर मैं 72 में से 3 घटा दूं तो मेरे पास में 69 बचेगा, और ये 69 है वो उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और 119 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो मेरे पास में कितना आएगा 115 आएगा, और ये 115 है वो उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब देखो उसने क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है ना उसको सबसे पहले उठाना है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या है वो 23 ही है, और 23 से क्या है 69 डिवाइड हो रहा है, और 23 ये 69 होता है, और 23 पांजे 115 होता है। तो यहाँ पे क्या है वो संख्या 23 है, जो क्या है 72 को डिवाइड करोगे तो 3 सेंसिबल बचेगा, और 119 को डिवाइड करोगे तो 4 सेंसिबल बचेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है ये वाला पोर्शन, बढ़िया पोर्शन है। अब इसमें क्या बोला है, 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 2020 के अंदर। तो 2020 के अंदर बिहार में चयनित हुए विद्यार्थी है वो 380 है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दिल्ली में ये है, और इनकी काउंटिंग करो भी आप, टोटल की कितनी है 0, 8 और 2 10, 6 16 और 5 16 और 5 21 2, उसके बाद में 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, और 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, तो 1610, ठीक है। टोटल कितने आ गए 1610 आ गए। अब यहाँ पे इसने कहा है भी जो बिहार में चयनित हुए छात्र हैं वो सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है ये बताना है। तो 380 ऊपर आ जाएगा, और 1610 है वो नीचे आ जाएगा, और अपॉन में आप क्या कर दोगे 100 से गुना, क्योंकि इंटू 100 से गुना कर दोगे। तो यहाँ पे 100 से गुना क्यों किया हमने, क्योंकि अपने को क्या है प्रतिशत निकालना था। तो 3800 में क्या करोगे आप 161 का डिवाइड करोगे। तो 161 का डिवाइड करोगे तो 161 दुआ कितना होता है अभी, 161 दुआ है वो 2 एकम 2 कितना होता है 2 एकम 2, और 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 322 होते हैं। तो यहाँ से इधर ऐसे ली, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, कितना बच गया 5, यानी 580 हो गया। अब 580 हो गया तो 161 तिये कितने होते हैं, 161 तिया है वो 3 एकम 3, 3 छिकी 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, 483 होते हैं। तो यहाँ पे लगभग क्या है 23 के अकॉर्डिंग आ रहा है, लगभग 23 के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो 23 ऑप्शन आ रहा है क्या, हाँ 23.6% आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भी आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो भी, ये भी एक क्या है गणितीय संक्रियाएं है भी, जोड़ घटाओ गुणा भाग है, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसका तो आपको क्या करना है, गुणा करना है आपस में, और उसके बाद में इसको घटा देना है और इसको जोड़ देना है उसमें, और ये क्या है निकटतम मान आएगा भी, ठीक है, लगभग निकटतम मान आपको यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है तो Y एक क्या है। पीछे भी मैंने बताया था भी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है। तो ये क्या होगा, या तो उत्तल लेंस होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि इन दोनों की दूरी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आगे देखो भी 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा होता है Na2CO3, Na2CO3, और उसमें क्या मिला दे अपन 10 जल के अणु बना देंगे, 10 जल के अणु मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। तो इसने क्या बोला है, कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता। तो कॉस्टिक सोडा से अमोनिया का निर्माण नहीं होता भी, अमोनिया होता है NH3, अमोनिया क्या होता है NH3, इसका निर्माण नहीं होता। बाकी कपड़ा उद्योग में किया जाता है, डिटर्जेंट उद्योग में भी किया जाता है, कागज व लुगदी उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। कॉस्टिक सोडा Na2CO3 होता है, और उसमें 10 जल के अणु मिला दें तो ये धावन सोडा हो जाता है, और धावन सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, NaHCO3,
यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये बन जाता है। तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण में कास्टिक सोडा का यूज नहीं किया जाता। आगे देखो भी 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 99 नंबर क्वेश्चन बोलता है जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाए तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या फिर धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए, परिमाण का मतलब होता है अगर 5 एम्पियर धारा है और उसको बढ़ाने के लिए यानी 6 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर करने के लिए, 6 एम्पियर या फिर 7 यानी बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाएगा? धारा को बढ़ाना है। धारा को बढ़ाना है तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर दो, कुंडली है उसमें फेरों की संख्या में वृद्धि कर दो, तो अब ऑटोमेटिक ही है वो धारा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दूसरी क्या बोलता है? चुंबक की गति में वृद्धि कर दो। चुंबक की गति में अगर आप वृद्धि करोगे तो धारा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तीसरा बोलता है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि कर दो। अगर प्रतिरोधकता में वृद्धि कर दोगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। धारा का मान घट जाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। जब प्रतिरोधकता कम होगी तो धारा बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता वृद्धि होगी तो धारा घट जाएगी। तो यहाँ पे 3 नंबर है वो सही नहीं है, बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है। आगे देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन में सबसे छोटी वाली संख्या पे लेके चलना है और सबसे छोटी वाली संख्या से गुणा करोगे तो ऐसी संख्या आएगी वो क्या है? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पहले 6 से करके देख लेना, उसके बाद में 7। तो 6300 को क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे तो 0 0 7 21 2 और 7 के 42 और 2 44। तो ये कितने का स्क्वायर होता है? अभी 441 कितने का हो गया? 441 है वो 21 का होता है और 2 जीरो में से 1 जीरो लग जाएगा तो ये 210 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 44,100 है वो किसका स्क्वायर होता है? तो 210 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 7 से मल्टीपल करने पर क्या है? वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस प्रकार से ये सेकंड शिफ्ट है 18 अगस्त वाली जो कि अपन ने कवर की है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये शिफ्ट है वो शाम वाली शिफ्ट है। 18 अगस्त को शाम को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में वो है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज हमने जितने भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से अपन जो 99 शिफ्ट हुई है, 99 पेपर हुए थे, उन सभी को अपन सोल्व कर लेंगे 1 बाय 1। आप बस क्लास को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भाई, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।